हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर आपको एक अकाउंटेंट बनने के लिए टैली में क्या क्या चीज़ आना चाहिए। तो मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली अपने ऑफिस में यूज़ करता हूँ। ठीक है। और जो देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी अकाउंटेंट होते हैं ना, उन सभी को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है। तो आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट बन पाएंगे तभी जाकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग एक पेन और कॉपी लेके रख लीजिए सामने, और आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले है जीएसटी कैलकुलेशन। यानी कि किसी भी एक अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि आखिर जीएसटी का कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है, क्योंकि ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है इसके लिए। तो इसके लिए देखिए, और हाँ, यहाँ पे और एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, जितने में मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सभी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो उन सभी वीडियोस का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया हुआ है। आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद एक एक करके सबको देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया जीएसटी कैलकुलेशन, आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखिए है परचेस एंट्री। अब देखिए, आपको परचेस एंट्री बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला हो गया परचेस गुड्स। जब गुड्स को परचेस करते हैं तो उस केस में आप कैसे एंट्री करेंगे। सेकंड होता है परचेस सर्विस। अगर आपने सर्विस लिया हुआ है तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। फिर आता है परचेस एसेट। परचेस का एसेट एंट्री कैसे करेंगे। परचेस इंपोर्ट। परचेस इंपोर्ट का एंट्री कैसे करेंगे। तो मेनली देखिए, चार टाइप का जो है परचेस एंट्री होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सेल्स एंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, सेल्स एंट्री करने के लिए आपको जो है पता होना चाहिए कि आखिर ये जीएसटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तभी जाकर आप एक प्रॉपर जो है सेल बिल बना सकते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं जो सेल बिल आप बनाएंगे तो वो लिंक है आपका जीएसटी कैलकुलेशन से। तो जीएसटी कैलकुलेशन को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अब उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप जीएसटी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, और साथ के साथ सेल बिल को इशू कैसे करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज है कि सेल बिल बनाने के बाद हमें जो है इनवॉइसिंग भी करना पड़ता है। बहुत सारे कंपनी में करना होता है, बहुत सारे कंपनी में नहीं करना होता है। क्योंकि देखिए, इनवॉइसिंग करने का भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। अगर आपका कंपनी में 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो फिर आपको इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेमेंट एंट्री। अब देखिए, कई बार हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसके समय पेमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना आना चाहिए, वो भी सिंगल एंट्री मोड में एंड डबल एंट्री मोड में। ओके। सेम वैसे ही रिसिप्ट, अगर आपको पैसा रिसिप्ट हुआ है उस केस में भी आपको आना चाहिए एंट्री करना, सिंगल एंट्री मोड में भी और डबल एंट्री मोड में भी। ओके। नेक्स्ट है प्रोफार्मा इनवॉइस। अब देखिए, हमें ऐसा कई बार होता है कि हमें बनाना पड़ता है प्रोफार्मा इनवॉइस, तो आपको ये भी आना चाहिए प्रोफार्मा इनवॉइस को बनाना, जिसे हम लोग एस्टिमेट या फिर कोटेशन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जर्नल एंट्री। अब देखिए, आपको जर्नल एंट्री भी आना चाहिए, जहां पर देखिए कई बार हम लोग यहाँ पे इसका यूज देखिए क्या होता है। बेसिकली इसका यूज होता है जर्नल एंट्री का एडजस्टमेंट करना। जैसे कई बार क्या हुआ, हमारा स्टॉक माइनस में चला गया तो उस केस में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे ही हमें गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस केस में भी हम लोग जर्नल एंट्री का यूज करते हैं। इस तरह से किसी पार्टी का जो बैलेंस है उसको एडजस्ट करना है, उस केस में भी हम लोग जर्नल एंट्री का यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको ये सब भी आना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, जब भी पैसा हम बैंक से विड्रॉ करेंगे, या तो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, या तो फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफर करेंगे, तो ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक है। यानी कि आपको कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करके आपको एंट्री को पास करना होता है। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब देखिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन में आपको करना होगा, क्योंकि देखिए सपोज करिए कि आपने जो है 1 तारीख से लेके 30 जो डेट, आपको जो भी डेट रहेगा महीने का, उस डेट में आपने ढेर सारे एंट्रीज कर दिए हुए। ठीक है। हो सकता है आपने कोई एंट्री मिस्टेक कर दिया, या तो फिर आपने जो एक चेक रिसिप्ट का एंट्री किया था वो चेक आपका बाउंस हो गया, तो फिर वो आपके बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं होगा ना। तो उस केस में हम लोग बैंक स्टेटमेंट जो बैंक प्रोवाइड करती है उस बैंक स्टेटमेंट को लेंगे, और जो आपने टैली में जो एंट्री किया हुआ है दोनों को मैच कराना होता है। दोनों को मैच कराने को ही बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। और यहाँ पे जो बैंक का स्टेटमेंट होता है ना, वही सही माना जाता है। जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको
टैली में सारा कुछ मेंटेन करना है, उसके हिसाब से आपको बैलेंस को वहां पे मैच होना चाहिए टैली में। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन में आपको आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है लेजर रिकॉन्सिलेशन। अब ये क्या होता है, जैसे कि देखिए हमने किसी को सेल किया है तो हम अपने बुक्स में सेल में उसको दिखाएंगे। ओके, वैसे हमने जिसको सेल किया है वो क्या करेगा, वो अपने बुक्स में परचेस में दिखाएगा। ओके, तो दोनों ही पार्टी अपना अपना बुक्स को मेंटेन करती है। अब कभी कभार क्या होता है, सपोज करिए हमारा कस्टमर ने एंट्री करना भूल गया अपने बुक्स में, या फिर हमने एक इशू कर दिया क्रेडिट नोट बट हमारे पार्टी ने डेबिट नोट इशू नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एंट्री होते हैं जो नहीं करते हैं या फिर गलती से छूट जाते हैं। उस केस में जो है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिल पाता है दोनों का जो बराबर होता है, यानी कि दोनों का क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं होता है, दोनों का लेजर बैलेंस मैच नहीं होता है। उस केस में हमें जो है लेजर रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है। उससे ये मालूम हो जाएगा कि दोनों ने जो बुक्स को मेंटेन किया हुआ है, आखिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अगर दोनों ने प्रॉपर बुक्स को मेंटेन किया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाएगा, जो कि सही माना जाता है। दोनों का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। कहीं गड़बड़ अगर होता है तो लेजर रिकॉन्सिलेशन करके उसे ठीक किया जाता है, दोनों को मैच करा के। ओके, नेक्स्ट है पेटी कैश। अब देखिए आपको पेटी कैश का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, आपको पेटी कैश एक तरह से पेटी एक्सपेंसेस खर्चे करने के लिए आपको कुछ अमाउंट दिए जाते हैं। उस अमाउंट को आपको खर्चा करना है, उसको अलग से लेजर बनाना होता है पेटी कैश नाम से, उसमें आपको उसको शो करना होता है कि आपने पेटी एक्सपेंस में, पेटी कैश में आपने कितना रुपए का खर्चा किया हुआ है, कितना आपने किसको पेमेंट किया हुआ है, आपके पास अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है पेटी कैश में, जो कि ये सब आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस। तो आपको देखिए यहाँ पर जो है टीडीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि टीडीएस हम लोग किसका डिडक्ट करेंगे, किसका डिडक्ट नहीं करेंगे, किसका कितना परसेंट डिडक्ट करेंगे, टीडीएस का एंट्री कैसे करेंगे, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है आरसीएम, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आपको ये भी आना चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट का। जैसे कि देखिए मैंने किसी को सेल किया और उसने मुझे सामान जो है रिटर्न वापस कर दिया, ठीक है, तो मैं इशू करूंगा क्रेडिट नोट, बिल्कुल सही है। वैसे अगर मैंने किसी से परचेज किया हुआ है और मैंने अपने सप्लायर को सामान वापस कर दिया, तो मैं इशू करूंगा डेबिट नोट, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। सपोज करिए मैंने एक सेल बिल इशू किया, ठीक है, और गुड्स का वैल्यू था 1,00,000 रुपए, राइट, बट मैंने गलती से बिल में चार्ज कर लिया 1,10,000 रुपए, यानी कि मैंने बिल में ज्यादा चार्ज कर लिया। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आया 10,000 का, उसका मैं इशू कर दूंगा क्रेडिट नोट, ठीक है। वैसे ही अगर आप किसी को सेल करते हैं, अगर आपने जो है अमाउंट कम में सेल, जैसे कि सपोज करिए इस बार अमाउंट था 1,00,000 का आपको सेल करना था, बट आपने 90,000 में ही सेल कर दिया, उस केस में आपको इशू करना पड़ेगा डेबिट नोट, रेट डिफरेंस के केस में, क्योंकि यहाँ पे रेट डिफरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको आइटम को मेंशन करना है बट क्वांटिटी को मेंशन नहीं करना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। देखिए ये ऑप्शनल है, ये हर एक कंपनी में नहीं होता है, किसी किसी कंपनी में होता है, किसी किसी कंपनी में नहीं होता है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए परचेस ऑर्डर क्या होता है, सेल ऑर्डर क्या होता है। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई सामान चाहिए तो मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर दूंगा, परचेस ऑर्डर, कि ये मेरा आइटम का रिक्वायरमेंट है, मुझे ये सब सामान चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में वो हमें इशू करेगा एसओ मतलब सेल्स ऑर्डर, फिर उसके हिसाब से सारा कुछ काम होता है, आगे प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हो गया सेल्स रिपोर्ट। आपको सेल्स रिपोर्ट भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि मंथली बेसिस पे आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि आपके कंपनी ने एक महीने में कितना सेल कर दिया, पूरे साल में कितने का सेल किया, किस पार्टी को कितना का सेल कर दिया, इस तरह से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अमाउंट पेबल और अमाउंट रिसीवेबल। अब देखिए अमाउंट पेबल क्या होता है। अमाउंट पेबल का मतलब ये हो गया कि हमें ऐसा कितने सारे लोग हैं जिसे हमें पेमेंट करना है, यानी कि स्पेशली सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमारे पास ऐसे कौन कौन से हमारे सप्लायर हैं जिसको हमें पेमेंट करना है, जो कि हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ, यानी कि पेमेंट ड्यू है, जो हमें पेमेंट करना है हमारे सप्लायर को, इसे बोलते हैं अमाउंट पेबल, ठीक है। वैसे एक होता है अमाउंट रिसीवेबल, यानी कि ऐसा कौन सा लोग है जिन लोग से हमें पैसा मिलने वाला है, यानी कि हमने सेल किया था बट उन्होंने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया हुआ है, उस केस में हमें बनाना होता है अमाउंट रिसीवेबल, कि आखिर रिसीवेबल में कौन कौन सा पार्टी है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसका डेट क्या है, उसका अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट ड्यू है उस पार्टी का, तो ये सब हमें बनाना, और इस रिपोर्ट को हमें मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना होता है, यानी कि बॉस को हमें भेजना होता है वो रिपोर्ट। नेक्स्ट अब देखिए फाइनल हो चुका है, यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, इतने सारा काम तो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद से आपको नेक्स्ट है टेली डाटा सेंड टू सीए, यानी कि आपको जो है टेली का डाटा सीए को मेल करना भी आना चाहिए, और
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो सीए है वो टेली का डाटा आपको फिर से रिटर्न भेज देंगे, तो उस डेटा को आपको टेली में रिस्टोर करना भी आना चाहिए। ओके, तो देखिए मेनली ये सब चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एज अकाउंटेंट आप कहीं पर भी काम करेंगे तो टैली के अंदर स्पेशली इन सब पॉइंट्स को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। तो दोस्तों जितना भी मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताया इस वीडियो में, वो सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि टैली के अंदर आपको ये सभी काम जो है करने होते हैं। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।